Hello guys, welcome to my channel. Today we start the chapter The Advent of Europe. So let's begin with this chapter. India has its place for trade in the Europe market long before the process of advent of colonization took place. तो जो इंडिया की जो जगह है यूरोप के साथ ट्रेड करने की बहुत पहले से कोलोनाइजेशन पीरियड में से ही चलता जा रहा है ये ट्रेड। उसके पहले से ही चलता जा रहा है उसके पहले से ये क्या करता जा रहा है, चलता जा रहा है। मतलब कि इंडिया के अंदर ट्रेड, इवन तो हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें भी आप ट्रेड देखोगे तो ये ट्रेड हमारा आज से नहीं चलता आ रहा है। ये बहुत पुरानी चीज़ है जो हम लोग की चलती आ रही है। कहाँ से? अपने बाहर के यूरोप और अमेरिका वगैरह इन सब के साथ ट्रेड करने का सिलसिला। इंडियन गुड मेड देयर वे टू द यूरोपियन मार्केट through various routes of West Asia, land and sea both. So जो वेस्ट एशिया मतलब एशिया का ये वाला जो हिस्सा है तो वो वेस्ट एशिया से ट्रेड होता है बाय अ लैंड रूट, बाय अ सी रूट, ठीक है। इवन दो द मर्चेंट्स हैड टू मीट वेरियस कांस्टेंट इन रूट्स बाय देम the pirates or natural calamities, the trade always remain profitable. इवन की जो मर्चेंट्स आ रहे हैं सामान लेके दूसरे देश से अपने देश के अंदर, वो हालांकि काफ़ी ज़्यादा अगर मतलब चीज़ें ख़राब भी हो गई या फिर नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से या फिर किसी और वजह से भी, तब भी उनको क्या होता था, प्रॉफिट मिलता था। मतलब जो हमारे इंडिया से जो सामान बाहर के देशों में जाता था तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया करते थे, ठीक है। और जो अगर हमारे इंडिया से जा रहा है तो हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं, तो उसके थ्रू हमें प्रॉफिट मिलता था। तो ऐसे प्रॉफिट के दोनों को प्रॉफिट मिला करता था, तो इसलिए हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड करा क्यों जाता है? ताकि प्रॉफिट मिले। अगर जिस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं है वो ट्रेड कोई भी कंट्री करना पसंद नहीं करती है। द यूरोपियन लुक टूवर्ड्स इंडिया एंड द इंडोनेशिया आइलैंड मेजरली फॉर स्पाइसेस एंड गोल्ड इम्पोर्ट। तो इंडिया और इंडोनेशिया जो अपने इंडिया के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड किया जाता था किसके लिए? अपने मसालों के लिए और सोने के लिए, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर दीज वेरियस एंड द डिमांड फॉर दीज वॉज ऑलवेज वेरी प्रेसिंग एंड एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। और इनकी जो डिमांड होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता था। ऐसे ही हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, क्योंकि उधर सच में सोना इतना पाया जाता था। Money exchanged a lot of hands and thus eventually led to a few predatory merchants to monopolize the trade route. तो जो पैसा होता है ना भाई, वो हर किसी को खींच लेता है। तो हर एक मर्चेंट चाहता था कि उसका उस रूट पे जो अपने इंडिया से ट्रेड हो रहा है उस रूट पे इंडिया और इंडोनेशिया दोनों से जो ट्रेड हो रहा है उस रूट पे क्या हो, मोनोपोली हो, यानी कि उसका राज चले। क्योंकि देखो अगर एक ही इंसान कमाएगा तो उसी का फ़ायदा ज़्यादा होगा ना। ठीक वैसे वाली बात थी। हर कोई चाहता था कि वो उस ट्रेड रूट पे मोनोपोलाइजिंग कर सके, यानी कि अपना शासन कर सके। सो इट रिक्वायर्स टू मेनी यूरोपियन मर्चेंट्स टू इरेडिकेट द मिडल मैन ऑफ मिडल ईस्ट एंड वेनिस एंड टेकल टर्किश हॉस्टिलिटीज़ एंड बिकम अ डायरेक्ट रूट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन इंडिया ईस्ट इंडीज़ एंड यूरोप। तो इसके लिए क्या करोगे? अगर आपको मोनोपोली जमा रही है तो आपको बीच के जो लोग होते हैं, जो हमारे क्या बिचौलिया होते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। तो ठीक वैसे अगर जब हम लोग बिचौलिया यानी कि मिडल ईस्ट एंड वेनिस और टेकल टर्किश हॉस्टिलिटी, मिडल ईस्ट की जो वहाँ के लोग जो वहाँ का ट्रेड वसूल कर रहे थे, जो वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे थे, जैसे कि सपोज़ करो ये है यूरोप और ये है इंडिया समझ लो, और सपोज़ करो ये है बीच के लोग। अगर हम लोग इधर हटा दिए, इस मिडल ईस्ट को हटा दिया जाए, मिडल ईस्ट एंड वेनिस, मिडल मैन ऑफ द मिडल ईस्ट, हाँ जो बीच के लोग थे मिडल ईस्ट के, अगर उनको हटा दिया जाए तो ये डायरेक्ट रूट बन जाएगा इन दोनों के बीच में। और जो इसको पैसा देना पड़ रहा था क्योंकि ये बीच में आ रहा है तो वो भी नहीं देना पड़ेगा, तो पैसे और ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
Thus, we sown the seeds of establishing factories in India in the mind of Europeans. The timing was perfect to venture out, giving the rise of Renaissance and science of navigation and shipbuilding being exploded on a large scale. तो इसके लिए क्या करा जाएगा? तो यूरोप में रेनेसा का पीरियड शुरू हो गया था, यानी कि रीबर्थ, यानी कि वहाँ पे नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी. हर एक क्वेश्चन पे वाई पूछा जा रहा था कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है. हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे क्या हो रहा था, क्वेश्चन किया जा रहा था. तो वहाँ पे रेनेसा का पीरियड शुरू हो चुका था. साइंस में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, साइंस ग्रो कर रहा था, जिसके थ्रू हमारे नेविगेशन सिस्टम, शिप बिल्डिंग, वो सब चीज़ें क्या हो रही थी, और ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही थी. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में, तो उसके बाद कहते हैं कि कोई भी अच्छा शासक नहीं आया, मुग़ल शासक आना भी नहीं चाहिए. दिल्ली नो लॉन्गर फंक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. तो औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रहा नहीं. दिस मेड इट ईजी फॉर द यूरोपियंस हु ओरिजिनली केम टू ट्रेड टू सेटल एंड रूल द कंट्री. और जब हमारे पास जो दिल्ली है, दिल्ली हमारा क्या है, हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है, क्योंकि वो हमारा कैपिटल है. तो कैपिटल क्या होता है, पूरी कंट्री को दर्शाने वाली जगह. अगर वहीं पे किसी का कंट्रोल हो जाता है, अगर आपका सपोज़ कर लो कि जैसे आपकी लाइफ में किसी लड़की की एंट्री हुई और वो से लड़की को आप दिल से पसंद करते हो, तो आपकी किडनी, लीवर, फेफड़े, आँख, नाक, कान, मुँह, जो भी चीज़ें हैं वो सब फंक्शन मतलब उन सब का इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना आपके दिल का होगा. मतलब आप हर बार अपने दिल की सुना करोगे. अगर आपका दिल, किसी लड़की ने आपके दिल पे कंट्रोल कर लिया तो ठीक वैसे ही औरंगजेब के मरने के बाद दिल्ली कोई स्ट्रॉन्ग राजा रह नहीं गया था फॉर द रूल. तो इसलिए जो ये थे अपने अंग्रेज थे, इनको मौका मिल गया, यूरोपियंस को मौका मिल गया दिल्ली पे शासन करने का और अपने पूरी कंट्री पे शासन करने का. दिस पीरियड इन हिस्ट्री मार्क द एडवेंट ऑफ 4 मेजर यूरोपियन कंट्रीज. और इसकी वजह से क्या हो गया था, 4 यूरोपियन पावर आई थी. सबसे पहले आए थे पोर्टुगल्स, फिर आए थे डच, फिर ब्रिटेन एंड फिर फ्रांस. Among all of the Europeans who came to India, Britain emerges the most powerful, successful in enslaving India for 200 years. तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो रूल करने वाली जो कंट्री है वो है ब्रिटेन, जिसने 200 साल समझ लो कि हमारी कंट्री में क्या किया, रूल किया. बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट ड्यूरिंग द मिडल एजेस. आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट. अब शायद दिख रहा है, नहीं तो मैं इसको ऐसे कर दिख जाएगा, है ना. हाँ, बिगनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स. During the Middle Ages, trade between the Europe and India and Southeast Asia was carried on along several routes. अब जब ट्रेड करना ज़रूरी था, ट्रेड इतना फ़ायदा दे रहा था, तो कौन अपना फ़ायदा ना देखे. तो ठीक वैसे ही फ़ायदा देखने के लिए हमने सोचा कि जो हम लोग मिडल ईस्ट मैन को हटाएंगे तो हमें एक नया रूट खोजना पड़ेगा. देखो यहाँ पे अगर आपकी रूट की कहानी आपको समझ आए तो कैसा, ये रहा अपना इंडिया, प्यारा भारत, ये श्रीलंका, यहाँ कहीं अपना क्या है, इंडोनेशिया है. आई थॉट ये है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने बुक उल्टी रख रखी है तो समझ आ जाए, होप सो. तो जो पहला रास्ता था वो ये जा रहा था, देखो यहाँ से इंडिया के सूरत से एक रास्ता ये जा रहा है, यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे, अब बाकी कहीं भी जैसे यूरोप में हुआ, अफ्रीका में हुआ, अमेरिका में हुआ, यहीं भी जाना हो. दूसरा रास्ता ये जा रहा है, एक ये वाला रास्ता है मेडिटेरियन सी का, ये वाला रास्ता है रेड सी का, और एक और रास्ता यहाँ से जाता है, या तो यहाँ से ले लो मद्रास से, एक यहाँ से होते हुए जाता है जिसको हम कहते हैं बेल्टिक सी वाला. तो ये 3 रूट होते हैं अपने इंडिया के ट्रेड करने के लिए, ठीक है. तो 1 देखो यहाँ पे लिखा है, 1 वॉज बाय द सी अलोंग द पर्शियन गल्फ एंड फ्रॉम देयर ओवर लैंड. तो एक पर्शियन गल्फ वाला, अच्छा मेडिटेरियन सी नहीं है, पर्शियन गल्फ है ये.
एक रास्ता है पर्शियन गल्फ वाला, ठीक है, यहाँ से सूरत से गया माल पर्शियन गल्फ में होके थोड़ा सा लैंड वाला इलाका कवर किया और फिर बाकी जितने भी उधर जाना यूरोप में चला गया। तो फ्रॉम द लैंड थ्रू इराक एंड टर्की, पहले इराक और टर्की से जाएगा, एंड देन अगेन बाय सी टू वेनिस एंड जिनेवा। तो इटली के अंदर हैं ये दोनों शहर, तो पहले इराक और टर्की से गुजरता हुआ वेनिस और जिनेवा में जाके फिर वो आगे जिस जगह पे भेजना होता है उस जगह पे चला जाता है। जो दूसरा रूट है वो है द सेकेंड रूट वॉज बाय द रेड सी एंड देन ओवरलैंड टू अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट और फ्रॉम देयर बाय सी टू वेनिस एंड जिनेवा। वेनिस और जिनेवा फिक्स हैं क्योंकि वहाँ से होते हुए ज़्यादातर हमारे ट्रेड किया जाता था। तो दूसरा जो हमारा रूट है वो है हमारा सी रूट से होते हुए चले जाएँ आप ओवरलैंड, यानी कि लैंड पे होते हुए सी। पहले आप गए रेड सी के बाद आपके पास ज़मीन आएगी जो कि होगी इजिप्ट में भी अलेक्जेंड्रिया, फिर उसके बाद दोबारा से सी आ जाएगा, फिर उसके टू सी कहाँ तक जाएगा, वेनिस और जेनेवा से, और उसके आगे आप अपना जहाँ भेजना चाहें वहाँ भेज दें यूरोप में। थर्ड जो रूट है वो है बेल्टिक सी। इट कवर द ओवरलैंड रूट टू द बेल्टिक विच रेन थ्रू द पासेज ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, सेंट्रल एशिया, रशिया। तो जो मैंने ये वाला रास्ता बताया था ये बेल्टिक सी वाला है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होगा, ये हिमालयन वाले रीजन में, यहाँ से होते हुए ये रशिया में होते हुए, रशिया में अगर एक्सपोर्ट करना वहाँ पे है ना, बाकी ये जो वाला इलाका है यूरोप का वो वहाँ पे आपका सामान चला जाया करेगा, ठीक है। द एशियन पार्ट ऑफ द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन मोस्टली बाय द अरब मर्चेंट्स एंड सेलर्स। तो जो मोस्टली जो उस टाइम पे जो ट्रेड किया जा रहा था वो अरब मर्चेंट्स के थ्रू किया जा रहा था। बाय द मेडिटेरियन एंड यूरोपियन पार्ट वॉज द वर्चुअल मोनोपोली ऑफ इटालियन। और जो मोनोपोली थी किसमें, मेडिटेरियन सी पे, एंड यूरोपियंस पार्ट वॉज द वर्चुअल मोनोपोली ऑफ इटालियंस। वहाँ पे क्या थी, इटालियंस की ज़्यादा मोनोपोली थी। एवरी स्टेट लाइक टोल एंड ड्यूटीज़ वाइल एवरी मर्चेंट्स मेड अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे आप उस इलाके से गुजरोगे जहाँ पे इटालियन का थोड़ा डोमिनेशन है तो वो अपना प्रॉफिट पे तो देखेंगे, तो आपके सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी या फिर कोई भी टैक्स इम्पोज तो करेंगे ही करेंगे ताकि उस टैक्स का पैसा इनको मिले, और जैसे टैक्स इम्पोज होगा तो उस आइटम की रेट अपने आप ही बढ़ जाएगी। The trading of goods from Asia remained highly profitable due to the increased demand of people of Europe for Asian goods like spices and fetches high prices in European market. तो क्या कहा है कि जो डिमांड थी अपने एशिया के सामान की वो तो बहुत हाई थी क्योंकि लोगों को वो चाहिए था फॉर द स्पाइसेस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे लोग मीट खाया करते थे, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस आपको चाहिए होते हैं। अब चाहे वो स्पाइसेस ज़्यादा रेट के आएँ पर आपको तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको अपना मीट को प्रिजर्व करके रखना है, तो इसलिए जो डिमांड थी ना सामान की वो बहुत ज़्यादा थी। उसके आगे आपके टैक्स वगैरह कुछ नहीं देखे जा रहे थे, चाहे कितना भी रेट हो लोग पे करने के लिए तैयार थे। बट जब ज़्यादा रेट होगा तो कम लोग खरीदेंगे क्योंकि जो जिनके पास वही अच्छी खासी वेल्थ है और जो अमीर हैं वही लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे, पर ज़्यादातर सामान वो ज़्यादा बिकेगा जो मिडल इंसान या फिर थोड़ा सा पुअर इंसान खरीद सके, तो इनके रेट बढ़ रहे थे ऐसे। तो आफ्टर द ओटोमन कॉन्केस्ट ऑफ एशिया माइनर एंड कैप्चर द कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, फिर जैसे ही उनने ये वाले इलाके में अपनी मोनोपोली जताई तो जो ओटोमन्स थे उनने क्या करा, कॉन्स्टेंटिनोपल को 1453 में एक्वायर कर लिया, कैप्चर कर लिया। द ओल्ड ट्रेड रूट बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट केम अंडर टर्किश कंट्रोल। अब वो किसके कंट्रोल में आ गया, टर्किश कंट्रोल में आ गया, जो पुराना रास्ता था, ठीक है। मोर ओवर द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस एंड जेनेवा मोनोपोलाइज द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा था वेनिस और जिनेवा के थ्रू, वहाँ पे भी मोनोपोली जता ली गई इन्हीं के द्वारा, इनके मर्चेंट्स के द्वारा। एशियन रिफ्यूजेस टू लेट द न्यू नेशन स्टेट्स of Western Europe and any share in the hunting of new routes
टू एशिया वॉज स्टार्टेड बाय द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन। अब जब लोग अपना इतना वो दिखा रहे हैं कि भाई नहीं ये चीज़ हमारी, ये चीज़ हमारी, तो लोग क्या करेंगे, एक नई चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही ऐसा किया गया कि जब हर जगह मर्चेंट्स का और वहाँ के लोगों का मोनोपोली बढ़ने लग गई, तो जो यूरोपियन ने सोचा कि हम न्यू ट्रेड रूट ढूंढेंगे। द वेस्ट यूरोपियन स्टेट एंड मर्चेंट्स वांटेड टू ब्रेक द अरब एंड वेंटेरियन ट्रेड मोनोपोली। ये चाहते थे कि जो अरब ने अपना कब्जा जमाया है कॉन्स्टेंटिनोपल पे और वेंटरीज ने अपना कब्जा जमाया वेंटेरियंस ने, इसको हम लोग ख़त्म करें। टू बाईपास टर्किश हॉस्टिलिटी एंड टू ओपन अ न्यू हंट बिगिन टू सर्च फॉर न्यू एंड सेफर सी रूट टू इंडिया एंड द स्पाइसीज आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो फिर इन्हें सोचा कि हम एक नया रास्ता खोजेंगे फॉर द इंडिया एंड द इंडोनेशिया। कहाँ पे है, हाँ। द मेन रीज़न बिहाइंड द ट्रस्ट ऑफ फाइंडिंग न्यू रूट्स was that trade with India and Indonesia was too highly priced by the West European to be so easily given up. Also, favorable wealth of India was an additional attraction as there was an acute shortage of gold all over Europe and gold was essential एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या हुआ, देखो पहला तो था कि जो अरब और टर्किश वेंटेरियन के मर्चेंट्स थे या फिर वहाँ के लोग थे, वहाँ के राजा वगैरह भी, उनने मोनोपोली जताना शुरू कर दिया था ट्रेड रूट्स पे। तो फिर यूरोपियंस ने सोचा कि भाई हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा फॉर द ट्रेड। दूसरा क्या हो रहा था कि वो हाई चार्ज करने लग गए थे अपने अपने सामान पर। अगर इंडिया से सामान आया तो वो वहाँ पे पहले प्रॉफिट लेंगे अपना, फिर उस सामान को आगे भेजेंगे, तो उसके वजह से सामान की जो रेट हो रही थी वो बढ़ रही थी। तीसरा सबसे ज़्यादा जो था वो इंडिया के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज, इतने सारे मिनरल्स हैं, तो वो अट्रैक्ट तो करेगी ना कोई चीज़। अब किसी के आँखें भी सुंदर है, आँख नाक मुँह कान जो भी है, बाल भी लंबे हैं, तो वो लड़की अट्रैक्ट तो करेगी ना कहीं ना कहीं। तो ठीक वैसे ही तो वो इंडिया को बहुत अट्रैक्ट, मतलब यूरोप को इंडिया बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। और गोल्ड सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट था इसमें, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम था उस टाइम पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन वाज व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट। क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्हें न्यू ट्रेड रूट्स को बढ़ावा दिया। तो पहला तो यही था हमारा कि भाई जो टर्किश के लोग थे और नहीं सॉरी जो अरब थे और वेंटेरियन ट्रेड वहाँ के जो मर्चेंट्स थे उनने क्या कर दिया, एक रीज़न था, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टेंटिनोपल को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था और अपनी मोनोपोली जता रहे थे। कौन? ओटोमन्स ने। ठीक है, देखते हैं द ट्रेडिशनल रूट। हाँ, पहले आप अपनी तरफ से भी सोचो ना, तो पहला ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि अपना पहले तो कॉन्स्टेंटिनोपल, फिर दूसरा था अरब और वेंटेरियंस के जो ट्रेड मर्चेंट्स थे उनने अपनी मोनोपोली जताना शुरू कर दिया था दूसरे वाले रास्ते पे। तीसरा जो चीज़ हुई थी वो क्या थी, हाँ, जैसे उन्हें वो अपने मोनोपोली जताई तो वो लोग उस सामान की प्राइस बढ़ा दे रहे थे, क्योंकि उनको भी अपना टैक्स चाहिए होता था, इसके वजह से सामान का प्राइस बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स थे जिसके थ्रू हमें न्यू लैंड रूट को या फिर सी रूट को डिस्कवर करना पड़ेगा। वैसे लैंड रूट को तो क्या ही, पर सी रूट को, क्योंकि लैंड रूट पे ही तो सारा कब्जा कर रखा था इन लोगों ने। छोटे छोटे सी आते हैं उसके बीच में, है ना, जैसे रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया या फिर बेल्टिक सी हो गया, तो ये सब तो छोटे छोटे सी थे, तो इतना नहीं था। तो इनने सोचा कि हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो कि डायरेक्ट हमें इंडिया से कनेक्ट करा दें। देखो, द ट्रेडिशनल रूट ऑफ इंडिया वॉर हेम्पर्ड ड्यूरिंग द मिडल एजेस द वेरियस फैक्टर विच लेड टू द यूरोपियंस टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट वर। पहला क्या था, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन्स जो टर्क थे 1453 में उनने कैप्चर कर लिया था, एडवाइसली अफेक्टेड बाय यूरोपियन ट्रेड विद इंडिया। तो उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा तगड़ा इफेक्ट डाला है उस पर, यूरोप के ट्रेड पे और अपने इंडिया के साथ। फिर दूसरा था मोनोपोली ऑफ अरब मर्चेंट्स। रेड सी के ऊपर क्या हो गया,
रेड सी और अपना लैंड रोड दोनों के ऊपर अरब मर्चेंट्स ने अपना मोनोपोली जता ली थी। यहाँ से अब कोई भी जहाज है, फिर कोई भी शिप जाती है, फिर कोई भी सामान जाता है, वो पहले परमिशन हमसे लेगा और हम उसे चेक करेंगे और हम अपने रेट उस पर लगाएंगे एज अ टैक्स, फिर उसके बाद वो सामान जाएगा। तो मोनोपोली उन्होंने स्थापित कर ली थी। Opposition from Italian merchants. Italian merchants were opposed to Western European merchants engaging in trade with India via traditional land and sea route. तो जो इटालियन थे वो अपोज करने लग गए थे वेस्टर्न यूरोप मर्चेंट्स को, क्योंकि वो इंडिया के पुराने वाले जो लैंड या फिर सी रूट था उसी में वो लोग लगे हुए थे। चौथी चीज़ जो आती है वो है डिक्लाइन इन इंडियन गुड्स अवेलेबल टू यूरोपियन मार्केट। As a direct access of Indian decline, the easy accessibility to Indian commodity like spices, Calidus silk and various precious stones that are generally in demand in Europe was affected. अब इंडियन के जो सामान था, इंडिया का जो सामान था उसका डिमांड तो बहुत थी और कोई रूट नहीं था ले जाने वाला, पर डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो अब कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने सोचा कि हम नया रूट ही बना लेते हैं। These were the chief motivating factors for the Europeans to search for an alternative, safer and direct route to the India. They wanted to break the monopoly of Arabian and Venetian merchants, bypass the Ottoman Turks and find a direct sea route to the and the east. ठीक है, ये तो हो गया। Favorable factors that contributed to the discovery of new routes. अब फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है ना। एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग, अब जो शिप बन के आ रही थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई थी, यानी कि शिप लंबे रूट पे जा सकती थी, जो हाई क्लाइमेट कंडीशंस बन जाती हैं उनको भी सह सकती थी। तो हम लोग तो नहीं, पर यूरोपियन जो शिप बना रहे थे उसमें एडवांसमेंट हो रही थी। एंड द साइंस ऑफ नेविगेशन मेड इट पॉसिबल टू टेक ऑन लॉन्ग वेजेस। तो लंबे रूट पे ले जाने के लिए सबसे बड़ा जो किफ़ायती काम हुआ था वो हुआ था नेविगेशन का, यानी कि नेविगेशन उस टाइम पे बढ़ने लग गई थी, लोग नेविगेशन को और ज़्यादा एडवांस करते जा रहे थे। तो शिप बिल्डिंग और नेविगेशन की वजह से ही आप पानी में कई एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो वही चीज़ हुई। द रेनेसांस इंस्टिल्ड a spirit of adventure and enterprises in European mind during 15th century. 15th सेंचुरी में रेनेसा होने लग गया यूरोप के अंदर, तो वो चीज़ ने और बढ़ावा दे दिया कि जब साइंटिफिक डिस्कवरी शुरू हो चुकी हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास जैसे शिप हो गया फिर कुछ भी उसके अंदर एडवांसमेंट शुरू हो चुकी है, लोगों की थिंकिंग बदलने लग गई है और हर किसी इलॉजिकल चीज़ को ना मानने की जो मतलब हमें ऐसा नहीं कि हम हर किसी को चीज़ को मानने लग जाएं, हर किसी के पीछे वाई पूछने की जो आदत है वो इंसान के अंदर आने लग गई है कि वाई ऐसा है तो है क्यों। जिसका आंसर नहीं मिलता तो मतलब वो चीज़ बेकार है, वो चीज़ किसी काम की नहीं है। पर जिसका आंसर आपको मिल रहा है विद प्रूफ, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। The European economy was growing rapidly and hence the demand of goods was increasing. अब यूरोप में जब चीज़ें इंडिया से आ रही थी उसकी भाई डिमांड बहुत है, तो जाहिर सी बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस भी ज़्यादा कर देते हैं लोग, तो उसकी प्राइस बढ़ रहा था जिसके जैसे उसके उसका डिमांड बढ़ रहा था तो उसकी प्राइस भी बढ़ रही थी, तो अच्छा खासा प्रॉफिट चल ही रहा था। न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरी वॉज मेड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू स्पिरिट, और एक कुछ अच्छा कर गए कुछ अच्छा काम कर गए देश के लिए, वो भी एक स्पिरिट हो जाती है ना कि हमें कुछ ऐसा करना जो बहुत अच्छा हो। तो ये था वेस्ट यूरोपियन वर वेल इक्विप्ड टू फाइंड न्यू रूट एज अ ग्रेट एडवांस इन शिप बिल्डिंग एंड 15th सेंचुरी एंड द साइंस ऑफ नेविगेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करते हैं, अब उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मोर ओवर the Renaissance and generated a great spirit of adventure among the people of Western Europe. आगे देखते हैं।
सबसे पहले जो आए थे वो थे हमारे पोर्चुगीज। इनके बारे में पढ़ा जाए क्यों ना। द फर्स्ट स्टेप इन डिस्कवरिंग ट्रेड रूट वर टेकन बाय पोर्टुगल एंड स्पेन। तो जो पोर्टुगल थे उनने और स्पेन ने सबसे पहले उन दोनों ने डिसाइड किया था क्या करने के लिए, ट्रेड रूट को डिस्कवर करने के लिए। फिर हाँ, ट्रेड रूट को डिस्कवर करने के लिए जो पहला स्टेप था वो पोर्टुगल और स्पेन ने लिया था। द मर्चेंट्स एंड नेविगेटर्स ऑफ पोर्टुगीज एंड स्पेन began a great era of geographical discoveries। तो सॉरी, तो जो मर्चेंट्स थे, नेविगेटर वॉज पोर्चुगल स्पेन, यानी कि जो मर्चेंट्स थे और जो नेविगेटर्स थे कहाँ के पोर्चुगल्स और स्पेन के, उनको स्पॉन्सर किया गया उनकी गवर्नमेंट द्वारा कि आप जाइए, आप नई नई चीज़ें डिस्कवर कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप आगे आगे बढ़िए। बिगेन अ ग्रेट, और अब जब आपको की पूरी सरकार ही सपोर्ट कर रही हो, जैसे मनु भाकर जी थी, उनको तो भाई अपनी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जो भी उनका खर्चा था उनने उठाया, तब जाके वो इतना अच्छा लड़ पाई। तो ठीक वैसे ही जो पोर्टुगल्स और स्पेन के जो मर्चेंट्स थे उनको सपोर्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और उसके बाद जो काफ़ी सारी नई नई जोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी। जैसे इंडिया का रूट, ट्रेड रूट के लिए रास्ता बन गया सी रूट के थ्रू, और फिर जब ट्रेड रूट के लिए बना तो और अलग अलग डिस्कवरीज होने लगी। तो जहाँ आप आ जा सकते तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का दिमाग, वहाँ का जुगाड़ आप एक जगह से दूसरे पर ले जा सकते हो। इन 1494 Columbus of Spain set out to reach India and discovered America instead। 1494 में कोलंबस ऑफ स्पेन, कोलंबस जो था वो कहाँ का था, स्पेन का था, वो सेट आउट टू रीच इंडिया एंड डिस्कवरी अमेरिका इंस्टेड। उनको लगा कि उनने अमेरिका को ढूंढ लिया, सॉरी इंडिया को ढूंढ लिया, बट असल में उनको किसको ढूंढा था, उनने अमेरिकन को ढूंढा था। 1498 में ही उसके 4 साल बाद वास्को डिगामा, पोर्टुगल्स के थे, उन्हें डिस्कवर किया न्यू एंड ओल्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। इनने क्या डिस्कवर कर दिया, नया सी रूट डिस्कवर किया, हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक, यूरोप से लेके इंडिया तक। हैंस द पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट फुट इन इंडिया। तो जो पोर्टुगीज थे वो पहले यूरोपियंस थे जिनने भारत की पवित्र धरती पे कदम रखा था। हैंस द पोर्टुगीज, ये तो हो गया, विथ क्वेस्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रेड विथ इंडिया। अब इसके थ्रू क्या हो गया था, डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो गया था इंडिया का और यूरोप का। वास्को डिगामा सेल अराउंड अफ्रीकन बाय द केप ऑफ गुड होप एंड रीच कालीकट। तो जो वास्को डिगामा था अराउंड अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के अंदर जो केप ऑफ गुड होप है वो वहाँ तक पहुँच गए थे, और उसके बाद उनको कालीकट लाने वाले अपने इंडिया के ही लोग थे, वो खुद से नहीं आए, वो उनको इंडिया का पता बताने के लिए जैमोरिन जो राजा थे, जिसको शायद समुद्री फर्स्ट या सेकेंड ऐसे कुछ कहते हैं, उनने मदद की थी। He returned with cargo with sold for 60 times the cost of his voyages। तो जितना फिर जब वो वापस गए तो उन्होंने जो भी सामान लिया था इंडिया से उसको 60 गुना ज़्यादा रेट पे बेचा अपने यूरोप में जाके। However, it was only in 1510 AD that Goa was captured from the ruler of Birjapur। फिर 1510 में जो गोवा को कैप्चर कर लिया गया पोर्टुगीज द्वारा, कौन से राजा से, बीजापुर के राजा से, मतलब बीजापुर उस टाइम पे रूल कर रहे होंगे राजा, तो उनसे गोवा को उन्हें ले लिया था अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और किसने लिया था, मतलब पोर्टुगीज से लड़ने वाले थे, वो थे गवर्नर वहाँ के, नेम वॉज अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या ले लिया, गोवा ले लिया था। कब ले लिया था, 1510 में।
The Portuguese were then established their dominance over the entire Asian coast, that is the Strait of Hormuz, Persian Gulf to the state of Malacca, Malaya Peninsula and the Spices Island of Indonesia. फिर वही है भाई, अगर तुम्हें चीज़ें मिल रही है अच्छी खासी तो उसको रखो ना। वही है जैसे कि पीछे कॉन्स्टेंटिनोपल का अरब मर्चेंट को लालच आ गया तो उनने वहाँ पर मोनोपोली शुरू कर दी। अब इनको यहाँ पे लालच आ गया कि भैया भारत इतना अच्छा है, इधर तो काफ़ी सब चीज़ें हैं, तो अब इनको यहाँ पे लालच आने लग गया है। इनने क्या कर दिया, मोनोपोली रखना शुरू कर दिया किस चीज़ के ऊपर, जो भी सामान आ रहा था इंडिया से यूरोप के। पोर्टुगीज स्पाइसेस, ड्रग्स, मॉलिक्यूल्स से गोल्ड, कैलोरीज, ये सब चीज़ें आया करती थी। इवेंट्स दैट लीड टू पोर्टुगीज अराइवल इन इंडिया, कौन कौन से इवेंट थे? राइट टू नेविगेट द सी, उनकी पोर्टुगीज, देखो स्पेन के लोग ने भी हिम्मत करी, वास्को डी गामा जी ने हिम्मत करी, बट वो नहीं आ पाए। इसके पीछे जो रीज़न था दैट वाज कि क्या रीज़न था, नेविगेशन, उनके पास अच्छा नेविगेशन था ही नहीं, वो इंडिया की जगह अमेरिका पहुंचे। अगर उनके पास अच्छा नेविगेशन होता, उन्हें पता होता तो वो भी इंडिया आ सकते थे, बट ड्यू टू द लैक ऑफ नेविगेशन वो नहीं आ पाए। प्रिंस हेनरी को नेविगेशन किंग ऑफ नेविगेशन या फिर ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। बस आए नेविगेशन तो समझ लेना प्रिंस हेनरी की बात सुन रही, वो शायद आगे भी आएगा। पोप निकोलस फिफ्थ gave Prince Henry in bull in 4958, conferring to him the right to navigate the sea to the distant shores of Orient, more especially as far as India. This war attempt to fight Islamic influence and spread Christianity to it. तो क्या हुआ था कि प्रिंस हेनरी जो थे, निकोलस फिफ्थ के बेटे जेम्स या फिर थॉमस निकोलस, ऐसे कुछ पता नहीं, उनके जो बेटे थे उनको नेविगेशन के बारे में काफ़ी सारा ज्ञान था, क्योंकि वो अमीर थे प्रिंस निकोलस, तो उनकी अमीरता उनके बेटे में भी छिलक गई, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हो गया, तो उसको काफ़ी सब चीज़ें नॉलेज थी किसके बारे में, शिप बिल्डिंग के बारे में, फिर सिर्फ नेविगेशन के बारे में। दूसरी थी ट्रीटी ऑफ टॉर्टसिला, वो साइन कब साइन हुई थी, 1494 में बिटवीन पोर्टुगल और स्पेन। अब इन दोनों के आपस में लड़ाई होगी भाई कि आप तो इतना प्रॉफिट कमा के ला रहे हैं, मतलब जब उन्हें देखा होगा पड़ोसी जब 60 गुना ज़्यादा जो बेच रहा है, इतना प्रॉफिट कमा के ला रहा है, तो क्यों ना उन्हें साइन कर दिया बिटवीन अंडर इट Spain and Portugal divided amongst themselves the non-Christian world by an imaginary line. तो जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई कि भाई यहाँ हम ट्रेड करेंगे, तो उन्हें एक इमेजिनरी लाइन बना दी, जिसके थ्रू ये डिसाइड हुआ कि यहाँ के लोग, यहाँ पे जितने भी कंट्री आएंगे उस पर पोर्टुगल राज करेगा, यहाँ पे जितनी भी कंट्री आएंगी उस पर स्पेन राज करेगा। एडवेंट दैट लेड टू द पोर्टुगीज अराइवल इन इंडिया, कौन सा एडवेंट था वो, ठीक है। राइट टू नेविगेट द सी, पोप निकोलस V gave Prince Henry a bull in